हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसे मैं अभी देख कर आया हूँ थिएटर में, तो तुरंत उसको एक्सप्लेन करने का मन हो गया मेरा। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है ओपनहाइमर। ये एटॉमिक बॉम्ब पर बनाई जाने वाली दोस्तों पहली मूवी है। इसमें एटॉमिक बॉम्ब के फादर ओपनहाइमर की पूरी लाइफ पर उनकी एटम बॉम्ब बनाने की जर्नी को डिस्कस किया गया दोस्तों। साथ में हम सबके फेवरेट, आप फिल्म में उनको पहचान नहीं पाएंगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी इसमें है। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर साइंटिस्ट ओपनहाइमर को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त भी कोर्ट में बैठे हुए थे और अपने खिलाफ हुए केस को फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें एएसी की तरफ से साइंटिस्ट लुइस को दिखाया जाता है। इस बंदे ने ओपनहाइमर पर केस किया हुआ था। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एएसी अमेरिका में एटॉमिक बॉम्ब के लिए काम कर रहे एक एजेंसी का नाम होता है और ये लेविश उसी एजेंसी का बंदा होता है। ओपनहाइमर से एटॉमिक बॉम्ब की शुरुआत के बारे में पूछा जाता है, बिल्कुल बिगिनिंग से। तो वो बताते हैं कि उन्होंने पीएचडी जर्मनी से की थी फिजिक्स में। और उन्हें शुरू से ही एटॉमिक एनर्जी के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने फिजिक्स पढ़ी। एक दिन उनकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आए तो ओपनहाइमर ने उनसे क्वेश्चन पूछा, जिसे सुनकर प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो इस तरह का क्वेश्चन पहले कभी नहीं सुना था उन्होंने, और वो भी एटॉमिक एनर्जी में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर चुके थे। प्रोफेसर ओपनहाइमर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। तो ओपनहाइमर ने क्या किया, एटॉमिक एनर्जी में ही पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बहुत ज्यादा रिसर्च की, क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब को अपने अंदर फील करता था और ये उसका एक ख्वाब था। फिर जूरी ओपनहाइमर के बारे में लुइस स्ट्रॉस से और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती थी। तो लुइस बताता है कि वो उसे तब मिला था, ओपनहाइमर से तब मिला था जब वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था और एटॉमिक बॉम्ब बना चुका था। लुइस ओपनहाइमर से पूछता है कि क्या उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाते टाइम आइंस्टाइन की हेल्प ली थी। तो ओपनहाइमर बताता है कि हाँ, उसने ली थी मदद। फिर लुइस ओपनहाइमर को ऑफर करता है कि एसी में जा रही काम को लीड करना चाहिए, लेकिन ओपनहाइमर वहां पर इनकार कर देता है और वहां से निकल लेता है। एक्चुअली एसी उस वक्त हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने पर काम फोकस करना चाह रही थी, और ओपनहाइमर के एटॉमिक बॉम्ब को सक्सेसफुली बनाने की वजह से एसी यही चाहती थी कि वो इस प्रोजेक्ट को भी लीड करे, और वो इसका काम ओपनहाइमर को देना चाहती थी। मगर वो वहां से निकल लेता है, जिसका मतलब साफ साफ था कि वो हाइड्रोजन वाले काम में इंटरेस्टेड नहीं था। और भी एक आध बार ओपनहाइमर ने ऐसा कांड कर दिया कि मतलब जो लुइस स्ट्रॉस था उसको नीचा दिखा दिया, उसकी दो चार बातों को नहीं माना। तो लुइस अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए एक पूरा प्लान रचता है और ओपनहाइमर के खिलाफ केस कर देता है। एसी ये साबित करना चाहता था कि ओपनहाइमर अब रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है। इसी बात को साबित करने के लिए लुइस की तरफ से कोर्ट में केस चल रहा था। जूरी ओपनहाइमर से पूछती है जब, तो ओपनहाइमर अपनी आगे की कहानी सुनाता है। वो कहते हैं कि वो अपनी स्टडी खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात लॉरेंस नाम के एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट से हुई। उसके बाद उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती वगैरह हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसमें उनका मेन सब्जेक्ट जो था वो एटॉमिक एनर्जी था, और बच्चे बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे इस सब्जेक्ट में। उन दिनों ओपनहाइमर पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी ले रहे थे, और उनका जो झुकाव था वो लेफ्ट की तरफ था, और वो तो स्पेन के लिए प्रोटेस्ट भी करना चाहते थे। इसके चलते लॉरेंस उसे कहते हैं कि भाई साहब, अपने काम पे ध्यान दो, यहाँ पॉलिटिक्स में मत पड़ो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम कब तबाह कर दिए जाओगे, नजर आतिश कर दिए जाओगे तो पता नहीं चलेगा। अमेरिकन जो है वो कम्युनिस्ट से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इसके बाद वहां से निकल जाता है। अब एक पार्टी में ओपनहाइमर दिखाया जाता है, जहां पर उसकी जिन नाम की एक प्रोफेसर से मुलाकात होती है। वहां पर बातचीत करते टाइम ओपनहाइमर को जिन अच्छी लगने लग जाती है, जिन गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ थी और कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती थी। मतलब दुनिया को बेहतर बनाने के लिए दोनों के थॉट्स बहुत ज्यादा मिलते थे। इसके बाद वो घर आते हैं, वहां वो इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जिन एक बुक उठाती है जो कि श्रीमद् भगवत गीता होती है, तो ओपनहाइमर से पूछती है संस्कृत पढ़ना आती है तुम्हें। ओपनहाइमर कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पढ़ना आती है। वहां पर वो दोनों वो बुक पढ़ने लगते हैं, जहां पर एक बात पढ़ते हुए ओपनहाइमर को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, जहां पर लिखा था, नाउ आई हैव बिकम द डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का विनाशक। ये एक्चुअली कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं गीता का सार देते हुए, विच क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन ओपनहाइमर्स माइंड। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में ओपनहाइमर को ये पता चलता है कि किसी ने एटम बॉम्ब को स्प्लिट कर दिया और इसके अंदर और भी ज्यादा पार्टिकल्स पाए गए हैं। इसके बाद ओपनहाइमर दोबारा से रिसर्च करता है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद वो और भी काम करता है और समझ जाता है कि इन पार्टिकल्स को जोड़कर फ्यूजन पॉसिबल है। इसके बाद अगर मैं उस पर और ज्यादा काम करता हूँ तो और बड़ी रिएक्शंस हो सकते हैं। दूसरी तरफ जिन नाम की लड़की के साथ ओपनहाइमर काफी ओपन हो गया था,
तो वो उससे मिलने जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपनी एटॉमिक रिसर्चेस की वजह से ओपनहाइमर जो है वो साइंटिस्ट के बीच में और लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे और साइंटिस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे। फिर एक दिन ओपनहाइमर को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता चलता है। हिटलर वो अपनी कंट्री के हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने, हाँ जी हाँ, उन्हीं पे प्रेशर बनाता है कि भैया तुम यहाँ पे बनाओ एटम बॉम्ब, जिसे देखकर ओपनहाइमर उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर एक दिन ओपनहाइमर किटी नाम की एक लड़की से मिलता है और देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और वो उस पर प्यार के प्रोटॉन्स फेंकता है। जोक से पार्ट वो दोनों रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं। उधर ओपनहाइमर जिन के साथ जाकर ब्रेकअप कर लेता है। वो बोलता है कि हम दोनों के विचार मिलते हैं लेकिन हम दोनों इंसान अलग अलग है, साथ में नहीं रह सकते। उसके बाद ओपनहाइमर अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। वहां पर उसका साथी प्रोफेसर लॉरेंस भी आ जाता है। वो सब बच्चों को बाहर निकालता है और ओपनहाइमर पर भड़क जाता है। मुझसे कहता है कि तुम फिजिक्स में बहुत बढ़िया हो, तुम फिजिक्स पे ही ध्यान दो, पॉलिटिक्स में मत पढ़ो यार, तुम गायब कर दिए जाओगे। उसे पॉलिटिक्स से दूर रहने का मशवरा देता है। ओपनहाइमर भी उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि वो आज के बाद पॉलिटिक्स के बारे में सोचेगा भी नहीं। कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जब ओपनहाइमर 1 साल बाद अपने घर आता है और अब उनका एक छोटा सा बच्चा भी हो चुका है। लेकिन किट्टी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि भाई साहब ओपनहाइमर तो लगे अपने एक्सपेरिमेंट में, किट्टी पूरे दिन बच्चे संभाल रही है। वो उस पर भड़क जाती है क्योंकि वो शराब पी के बहुत बुरी हालत में आ चुकी थी दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि ओपनहाइमर को लेस्ली नाम का एक एडमिरल मिलता है। वो उससे कहता है कि वो उनसे एक प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं। इसे सुनकर ओपनहाइमर समझ जाता है कि ये मुझसे एटॉमिक बॉम्ब बनवाना चाहते हैं अमेरिकन्स, लेकिन वो ये सब करने से मना कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि इस सब से दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है गुरु। तो लेस्ली उसे बताता है कि हमें पता चला है कि रशिया ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है, इसीलिए हमें भी ये करना होगा, नहीं तो भाई हमारे ऊपर आ जाएगी। अगर हम भी एटॉमिक बॉम्ब बना लेते हैं तो दुनिया में तबाही आएगी ही नहीं, सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दुनिया में शांति लाने के लिए बनाना चाहते हैं हम तो। ओपनहाइमर को ये बात जचती है और वो दुनिया भर से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और एक टीम इकट्ठा करता है और एक खाली जगह पर ओपनहाइमर लेस्ली ग्रोव से कहता है कि भाई साहब इस जगह पे पूरा एक शहर बसाओ जहां पर मेरे साइंटिस्ट रहें और उनकी फैमिली भी यहीं पे रहना चाहिए ताकि उनका मन लगा रहे बढ़िया तरीके से। फिर वहां पे शहर बसाने का काम शुरू हो जाता है, लेकिन एक शर्त थी कि जो भी साइंटिस्ट यहाँ पे काम करेगा वो जब तक एटम बम बन नहीं जाएगा तब तक शहर से बाहर नहीं जा सकता कहीं भी। फिर उनकी टीम में एक एडवर्ड टेलर नाम का एक फिजिशियन भी आता है जो कि उन्हें अपनी थेरीज दिखाता है, जिसे देखकर सबकी वाट लग जाती है। उसके बाद वो थेरीज ओपनहाइमर को भी दिखाई जाती है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस वगैरह हुई हैं। अब अगर एक बार कहीं पे हाइड्रोजन बम फोड़ दिया जाए तो उसमें हाइड्रोजन पार्टिकल्स हवा में मौजूद पार्टिकल्स के साथ फ्यूजन करते हैं और उस धमाके को लाखों करोड़ों गुना बढ़ाया जा सकता है। ओपनहाइमर वो सारी थेरीज लेकर साइंटिस्ट आइंस्टाइन के पास आते हैं। जरूरी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। उसकी सारी कैलकुलेशंस दिखाते हैं उस बंदे की आइंस्टाइन को कि देखो हाइड्रोजन के संग ये कुछ करना चाह रहा है। आइंस्टाइन वो कैलकुलेशन देखते हैं, बस एक नजर मारते हैं उस पर और दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। इस तरह के बॉम्ब के साथ पूरी दुनिया को तबाह भी किया जा सकता है। लेकिन आइंस्टाइन ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे नकार देते हैं, मतलब एक बार पर्चा देख के समझ तो जाते हैं कि हाँ भाई पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन वो खुद भी चाहते थे कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। फिर हम ओपनहाइमर को खुफिया शहर में अपनी टीम के साथ देखते हैं जहां पर एडवर्ड कहता है कि हमें धमाकों के लिए हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए जिससे धमाके कई गुना बढ़ जाए, और वहां पर सभी लोग एग्री भी करते हैं। लेकिन ओपनहाइमर कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए यूरेनियम को यूज करेंगे, हाइड्रोजन वगैरह नहीं नहीं नहीं, उसको पीछे से जयराम जी की। फिर हम देखते हैं कि एक मीटिंग में ल्यूइस और ओपनहाइमर पहली बार मिले थे जहां पर उन्हें पता चला था कि रशिया ने अपना एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिया है, लेकिन अमेरिका इसके लिए अभी रेडी नहीं था भाई साहब। तो ओपनहाइमर बताते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं और 4 साल के अंदर अंदर वो एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लेंगे। तो ल्यूइस उसे काम जल्दी करने के लिए कहना है जल्दी करो। साथ ही ल्यूइस तब भी ओपनहाइमर पर शक करता है और उसके पीछे एफबीआई को लगा देता है। फिर एडमिरल लेस्ली प्रोफेसर जिम के कम्युनिस्ट विचारों की वजह से ओपनहाइमर को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। उसे बताता है कि कई दुश्मन देशों में उसके संबंध नजर आ रहे हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट भी उस लड़के के खिलाफ है। फिर कुछ दिनों बाद ओपनहाइमर को पता चलता है कि जिन की मौत हो चुकी है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। तब किटी उसे संभालती है, उसे कहता है कि उसने खुदकुशी कर ली और इस वजह से वो अपने प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर, जो कि एटॉमिक बॉम्ब का प्रोजेक्ट था, उस पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके चलते बाकी साइंटिस्ट एडवर्ड की थियरीज का मजाक उड़ाते हैं। वो पूरी तरह से टूट जाता है। यही हाइड्रोजन वाला बंदा जो पूरी दुनिया में तबाही लाना चाहता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, वो निकल लेता है बाहर। ओपनहाइमर उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि भाई साहब अभी जाओ मत, एक काम करेंगे, एक डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि हम हाइड्रोजन पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ
यूरेनियम पे ही बात कर रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाने पे ही। तो एक काम करेंगे, हफ्ते में एक दिन अपन लोग हाइड्रोजन पे ही बात करेंगे, उसके बारे में भी आगे रिसर्च बढ़ाएंगे। तो वो लड़का मान जाता है, अब वहीं रह जाता है। फिर हम ओपनहाइमर को एक कमेटी में देखते हैं जहां पर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की तैयारी हो रही होती है, जो एटॉमिक बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता था। ओपनहाइमर वहां पे कहता है कि अगर हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया तो दूसरे देशों को भी इस बात का पता चल जाएगा और वो भी बना लेंगे, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता ही है कि लॉस एलमोस में रशियन जासूस है, और अगर पूरी दुनिया ने टेक्नोलॉजी बना दी तो सोचो क्या तबाही होगी। ल्यूइस कहता है क्या पता पूरी दुनिया में और भी देश पहले से ही हाइड्रोजन बम बना चुके हो, सीक्रेट रखा हो। इससे ल्यूइस और ओपनहाइमर में बहस हो जाती है और फिर काफी साल बीत जाते हैं। फिर हम अमेरिकन सोल्जर्स को ओपनहाइमर और उसकी टीम के साथ देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसमें अमेरिकन ऑफिसर्स ये बात कहते हैं कि वो जंग में एटॉमिक बॉम्ब को यूज करना चाहते हैं क्योंकि उनके सामने जापान सर झुका ही नहीं रहा है। ओपनहाइमर उससे कहता है कि उन्हें एटॉमिक बॉम्ब के साथ दुनिया को डराना चाहिए, जापान को भी धमकाना चाहिए, ना कि उसे यूज करना चाहिए। दोस्तों इस प्लॉट के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, हिटलर मर चुका है, उसने खुद को बंकर में गोली मार ली है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन जापान जो है, जो कि जर्मनी के साथ था, हिटलर के साथ था, वो अभी भी आतंक मचाए हुए है। वो युद्ध को खत्म ही नहीं होने दे रहा है। अगर वो रुक जाएगा तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, जापान मान ही नहीं रहा। तो इसीलिए मीटिंग हो रही है। आर्मी ऑफिशियल्स ओपनहाइमर से कहते हैं अगर हमने जंग में एटॉमिक बॉम्ब यूज किया तो जापान झुक जाएगा और वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओपनहाइमर को बात जचती थोड़ी। फिर हम 1945 का समय देखते हैं दोस्तों, जहां पर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब की एक्सप्लोजन की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और कोई भी उस एक्सप्लोजन को देख नहीं पाता है। फिर सभी लोगों के दूर खड़ी होने की वजह से एक्सप्लोजन की आवाज उन तक पहुंचती है। तो ओपनहाइमर उनसे कहता है कि नाउ आई हैव बिकम द डेथ ऑफ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। वही गीता का श्लोक। उसके बाद हम देखते हैं कि ओपनहाइमर काफी ज्यादा फेमस हो चुका था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडमिरल लेस्ली ओपनहाइमर और उसकी टीम के बनाए हुए बॉम्ब्स को लेके जा रहा होता है। फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकन बॉम्ब गिरा देते हैं और हजारों किलोमीटर में दोस्तों तबाही हो जाती है। कई लाख लोग मर चुके होते हैं। मतलब हिरोशिमा और नागासाकी को मिला के 1,10,000 लोग मर जाते हैं और उसके 2 महीने में उसके रेडिएशन से और 90,000 लोग मर जाते हैं। तो कम से कम 2,10,000 के समथिंग लोग मर जाते हैं दोस्तों। इतनी तबाही ओपनहाइमर के एटम बॉम्ब ने मचाई। इसके कुछ दिन बाद हमें ओपनहाइमर को एक स्पीच देते हुए दिखाया जाता है जिसमें वो लोगों को खुश करने के लिए अमेरिका की तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसकी वजह से कई मासूम लोगों की जान जा चुकी थी दोस्तों। शहर के बीचों बीच बम फोड़ दिया, सब लोग मारे गए। वो अंदर इधर घुट रहा था। साथ ही जब वो वहां से निकलता है तो वो जले हुए लोगों की लाशों को अपने पैरों के नीचे देखता है, यानी वो साइकोलॉजिकली इस चीज को फील कर रहा था। फिर उसकी मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट हेनरी से भी करवाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं उसके काम से। वो ओपनहाइमर से कहता है कि भैया तुमने तो गजबाई कर दिया, तुम्हारा एटॉम बम बनाने की वजह से दुनिया में शांति आ चुकी है, वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो चुका है। और वो इसलिए भी खुश होता है क्योंकि अमेरिका ने रशिया से पहले ही एटॉम बम बना लिया। लेकिन ओपनहाइमर का मुंह कारतूस जैसा बना होता है, यानी वो ज्यादा खुश नहीं होता है। हेनरी उसे और भी ज्यादा एटॉमिक बम बनाने के लिए कहता है। उससे कहता है कि भाई साहब ये काम तुम्हारी टीम ही करेगी, लेकिन ओपनहाइमर कहता है कि नहीं, मुझे अपने हाथों में खून नजर आता है। तो हैरी एक रुमाल पकड़ता है, कहता है कि लो अपना खून साफ कर लो। जिस किसी ने भी एटम बम बनाया है दुनिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोग बनाने वाले को ज्यादा नफरत नहीं कर रहे हैं, किसने एटम बम गिराया उससे नफरत कर रहा है। यानी हेनरी कहता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने बम गिराया जापान पे, तो ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे ना कि तुम्हारे कंधों पे, बुझे। तुम्हें तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 तुमने खत्म कर दिया, तो शांति लाने के लिए याद रखेंगे लोग। ये सुन के ओपनहाइमर उठ के वहां से चला जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन ओपनहाइमर को ये पता चलता है कि FBI उस पर नजर रखे हुए है और इसकी वजह उसका गवर्नमेंट के लिए और भी ज्यादा एटम बॉम्ब ना बनाना है, उसे क्रिटिसाइज करना भी है। एक जगह ओपनहाइमर को स्पीच देते हुए दिखाया जाता है कि जहां पर वो कहता है कि एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर कभी ये गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, दुनिया पर आ जाएगा। फिर हमें लुइस को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे कैबिनेट में जगह ही नहीं मिली थी और इसकी वजह ओपनहाइमर को और भी ज्यादा बॉम्ब्स बनाने के लिए ना बना पाना था उसे। इसी चीज के लिए बदला लेने के लिए उसने क्या किया, उसने ओपनहाइमर पर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम लगा दिया। पूरी जांच समिति बिठा दी, मतलब पहले से पूरा प्लॉटिंग कर दी उसके, ताकि वो फंसे ही फंसे। इसी के चलते कोर्ट में केस भी चल रहा था और ल्यूइस ने
FBI के साथ मिलकर ओपनहाइमर को फंसवाने के लिए पूरा प्लान बनाया हुआ था। उधर ओपनहाइमर अपनी वाइफ किटी और टीम को बताता है कि अगर उसे कम्युनिस्ट डिक्लेयर किया गया तो उसे सारी फैसिलिटीज छीन ली जाएंगी और ना ही आगे वो कोई भी काम कर पाएगा। फिर ओपनहाइमर और उसके जानने वालों के साथ मुलाकात की जाती है और फिर हमें कोर्ट में लियोस दिखाया जाता है जो कि ओपनहाइमर के एक कम्युनिस्ट स्टूडेंट की मदद करने और चाइना के साथ रिलेशनशिप में होने के सबूत कोर्ट में पेश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में इस केस की वजह से ओपनहाइमर बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो जाता, परेशान हो जाता है। फिर उसके पास साइंटिस्ट आइंस्टाइन आते हैं और वो बताता है कि वो भी तो अपना देश जर्मनी के ज्यूस थे, अपने आइंस्टीन साहब जिसको हिटलर ने भगा दिया था। तो बोलते हैं मैं भी तो अपना देश छोड़ के आया हूँ। अगर ओपनहाइमर की कंट्री यानी कि अमेरिका में जहाँ पे वो बस गए अगर उससे दगा नहीं करती तो तुम भी अपनी कंट्री को डिच कर दो, तुम क्या के लिए देशभक्त बन रहे हो? मतलब इतना बड़ा काम, तुम फादर और एटम बॉम्ब हो, उसके बाद तुम्हारे ऊपर ये सुलूक हो रहा है, तो खुद सोच के देखो तुम्हारा भला हो। तुम अमेरिका छोड़ के कहीं और चले जाओ। पर ओपनहाइमर कहता नहीं, अमेरिका मुझसे प्यार करना करें, मैं तो यहाँ के लोगों से प्यार करता ही हूँ। फिर हमें जूरी दिखाई जाती है जो कहती है कि ओपनहाइमर एक वफादार और एक अच्छा इंसान है। मतलब ये तो साबित कर हो गया, उसको देशद्रोही साबित नहीं कर पाए, ना उसको रशियन स्पाई साबित कर पाए, ना चाइनीज स्पाई साबित कर पाए। लेकिन ये जरूर कहा गया कि उसके कम्युनिस्ट लोगों के साथ ताल्लुकात तो उसके थे और हाइड्रोजन बॉम्ब ना तैयार करने की वजह से दोस्तों उससे सारी की सारी फैसिलिटीज छीन ली जाती हैं। ये सुन के ओपनहाइमर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो आइंस्टाइन के साथ अपनी मुलाकात को याद करता है जिसमें आइंस्टाइन उसे पता क्या बताता है कि वो साइंटिस्ट है और वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके अलग अलग नतीजे निकलते हैं और ऐसे ही एक दिन वो बूढ़े हो जाएंगे, निपट जाएंगे, गवर्नमेंट उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान देगी, उनके दोस्तों परिवार वाले भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तब वो फिर कहता है कि आइंस्टाइन के पास कैलकुलेशंस लेके आया था ना शुरुआत में, उस टाइम वो दोनों जानते थे कि इन कैलकुलेशंस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और फिर आइंस्टाइन मुस्कुराता है और कहता है कि उस दिन बेटा इसीलिए पर्चा तुमको दे दिए थे वापस कि अगर उसमें हाइड्रोजन और मिक्स कर देते तो तुम्हारा जो एटम बम था ना, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे कहर बरसा, वो पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले सकता था। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी बहुत ही गजब कंक्लूजन के साथ यहीं खत्म हो जाती है। फिर लास्ट में एक और इमेजिनेशन दिखाया जाता है। ओपनहाइमर देखता है कि पूरी दुनिया जल चुकी है और सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।